नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। इस वक्त न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। हरियाणा चुनाव को लेकर यह बड़ी खबर। आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन और शाम को यह प्रचार प्रसार का सिलसिला हरियाणा के अंदर खत्म हो जाएगा, थम जाएगा। और इस प्रचार प्रसार के लिए ये आखिरी दिन में अब सभी राजनेता, सभी जो दल हैं वो पूरा जोर लगा रहे हैं प्रचार प्रसार को अंतिम धार देने के लिए, चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या बाकी अन्य दल हो। तो हरियाणा चुनाव को लेकर आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन और शाम को यह प्रचार प्रसार संपन्न हो जाएगा। सभी दलों ने ताकत झोंक दी है और आज आखिरी दिन है। हरियाणा के नूंह में भी आज जनसभाएं होनी है, चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री मोदी हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो। ये तमाम बड़े चेहरे लगातार चुनाव प्रसार के इस अखाड़े में जुटे हुए हैं और आज अंतिम धार देने के लिए कोशिश की जा रही है कि जितनी कसर पिछले दिनों में रही है उसको आज संपन्न किया जाए, खत्म किया जाए और 8 को जो नतीजे आएंगे वो उनके पक्ष में आए। फिलहाल लगातार ये सिलसिला चल रहा है। सभी दलों के दिग्गज नेता आज पूरी ताकत झोंकेंगे आखिरी दिन में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज प्रचार प्रसार करेंगे और हरियाणा के नूंह में जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। सभी दल आज जो हरियाणा का रण है उसमें पूरा ताकत झोंक रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इसमें हरियाणा के नूंह में जनसभा को भी आज संबोधित करने वाले हैं राहुल गांधी। हरियाणा चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन, आज शाम को ये प्रसार खत्म हो जाएगा। 5 को वोटिंग होगी, 5 को मतदान होंगे, 8 को जम्मू कश्मीर के चुनाव के साथ साथ ही रिजल्ट भी आएंगे, नतीजे भी घोषित होंगे। और क्योंकि हरियाणा के अंदर भी इस वक्त राजनीति काफी ज्यादा दिलचस्प हो गई है, इंटरेस्टिंग इस वक्त राजनीति नजर आ रही है, क्योंकि 10 साल से बीजेपी सत्ता में है, एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट हुई है, मुद्दे बदले हैं और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में 5 सीटें बीजेपी ने जीती हैं, 5 सीटें कांग्रेस ने भी जीती हैं, क्योंकि 10 सीटें 2019 में बीजेपी ने अपने नाम की थी, वहां पर उन्हें सफलता नहीं मिली और 5 सीटों पर आ गए। 5 सीटों पर कांग्रेस ने भी जीत हासिल की। अब उन्हें उम्मीद है कि जिन क्षेत्रों में कांग्रेस के सांसद हैं उन क्षेत्रों में ज्यादातर कांग्रेस अपनी मजबूती भी पेश करने की कोशिश करेगी और तमाम जो दिग्गज हैं क्षेत्रवासी वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। खुद हुड्डा जो हैं, हुड्डा और उनके बेटे लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। साथ ही साथ जो रणदीप सुरजेवाला हैं वो भी हरियाणा को नजदीकी से देख रहे हैं। शैलजा वो एक बड़ा नाम है कांग्रेस की तरफ से, हालांकि बीच में जरूर सुर्खियां बटोरी थी, उन्होंने विवादों में आई थी कि क्या वो कांग्रेस छोड़ेंगी, बीजेपी में आएंगी। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, बीजेपी लगातार प्रचार प्रसार कर रही है, कांग्रेस राहुल गांधी जुटे हुए हैं, अरविंद केजरीवाल भी अब जेल से बाहर आने के बाद जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है तो उसके बाद वो भी प्रचार प्रसार में थम गए। आम आदमी पार्टी के जो दिग्गज हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस रेस में पीछे नहीं हैं। और अरविंद केजरीवाल जब बाहर आए उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि अगर एक तरफ से पंजाब में हमारी सरकार, दूसरी तरफ से दिल्ली में हमारी सरकार, हरियाणा बीच में आता है और मैं खुद हरियाणा का हूं, हरियाणा की इस धरती पर मैंने जन्म लिया है, तो एक बड़ा संदेश देने की उन्होंने कोशिश की थी। अपना दिल्ली मॉडल उन्होंने हरियाणा में भी पेश करने की कोशिश की थी, चाहे वो फ्री बिजली हो, अच्छे स्वास्थ्य की वहाँ पर बात हो या अच्छी शिक्षा की बात हो, स्कूलों को कैसे वहाँ पर दोबारा से रिनोवेट करना है, ये तमाम चीजें अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के रण में भी रखी हैं। संदीप गोयल इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मैं सीधे जरा संदीप का रुख करना चाहूंगा। संदीप, आज आखिरी दिन है प्रचार प्रसार का, तो किस तरह का माहौल नजर आएगा आज पूरे दिन? देखिए, बिल्कुल आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन में चुनाव अभियान जो है पूरी तरह से तेज हो चला है और सारी ताकत जो है उम्मीदवारों ने झोंक दी है। पार्टियों ने तमाम जो अपने स्टार प्रचारक थे वो मैदान में उतारे हुए थे और आज 6 बजे जो है चुनाव प्रचार थम जाएगा। लेकिन उससे पहले आज बड़े बड़े रोड शो पूरे हरियाणा में होने वाले हैं, बड़ी रैलियां होने वाली हैं और ज्यादा से ज्यादा क्या संदेश देने का प्रयास किया जा सके आज के दिन और कैसे एक माहौल जो है उसको सामने रखा जा सके, कैसे उसको बनाए रखे जा सके, ये एक जो है पार्टियां आज तय करेंगी और इसकी भी बानगी आज पूरे दिन सुबह से ही देखने को मिल रही है। आज कौन बड़े नेता होंगे जो मैदान में होंगे, क्योंकि इस प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है और इसको अंतिम जो धार है वो भी देने की कोशिश की जा सकती है। बीजेपी की तरफ से कौन बड़े चेहरे होंगे जो आज मैदान में दिखेंगे? कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं और क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कोई बड़े नेता पहुंचेंगे आज?
इस रण में? देखिए बिल्कुल आज का जो रण है वो अंतिम है और उसके बाद से जो है शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। लेकिन उससे पहले जो राहुल गांधी के बड़े रोड शो है, प्रियंका गांधी के कार्यक्रम रखने वाले हैं, अरविंद केजरीवाल हो या आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे मैदान में हैं, अलग अलग हरियाणा के अलग अलग विधानसभाओं को कवर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज अंतिम दिन है तो ज्यादा से ज्यादा रोड शो जो है इस दिन किए जाते हैं। बड़े लोगों को साधने के लिए कैसे उनको जो है टच किया जा सके एक साथ कम समय में, इसके लिए रोड शो बहुत ज्यादा जो है महत्वपूर्ण हो जाता है पार्टियों के लिए। और सुबह से ही आज अलग अलग कार्यक्रम जो है पार्टियों की ओर से उम्मीदवारों के लिए लगाए गए हैं। देखिए, जातियों का एक बहुत बड़ा फैक्टर है संदीप हरियाणा में, और जिसमें ओबीसी हों, दलित हों या फिर बाकी वहां पर ब्राह्मण हों, ये तमाम जातियां हैं जिनके हाथ में ये पूरी चाबी रहती है सत्ता को बनाने का, सत्ता को गिराने का उनके पास रोल रहता है। 2019 में बीजेपी ने 40 सीटें जीती थी और अब यहां पर 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए तस्वीर बदली है। अगर 2019 के मुकाबले की बात करें तो क्या बीजेपी मजबूत हो रही है या फिर यहां से एंटी इनकम्बेंसी उनके लिए भारी पड़ सकती है? देखिए बिल्कुल जाती है इस बार जो है समीकरण बहुत ज्यादा जो है बीजेपी और कांग्रेस के लिए महत्व में हुआ है। हालांकि इसमें कौन स्ट्रेंथ लगा पाएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी से लगातार जो है जाट जो वोटर था वो नाराज था और इसी को लेकर जो है उसको बीजेपी से नाराजगी के तहत कांग्रेस बुलाने का प्रयास कर रही है। तो वहीं ओबीसी से जो है सभी समाज को कैसे साधा जा सके इसके लिए मुख्यमंत्री बदला गया है। लेकिन वो कितना महत्वपूर्ण होगा ये भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ऐसे ही बार बार जो है विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इस बार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद कहीं ना कहीं अपनी विधानसभा सीट पर कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 10 साल की जो बीजेपी का कार्यकाल हरियाणा में रहा उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जो बनी हुई है उससे वोट प्रतिशत जो बीजेपी का है वो बहुत ज्यादा जो है कम होता जा रहा है। हालांकि सरकार किसकी बनेगी ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। तो क्या बराबरी का मुकाबला माना जा सकता है और सीधा सीधा कांग्रेस और बीजेपी के आमने सामने मुकाबला? और कांग्रेस में दो महत्वपूर्ण पार्टियों के सामने ही तो चुनौती है एक दूसरे को पटक नहीं देना। लेकिन अभी जो तीसरी पार्टियां हैं वो ज्यादा निकलकर सामने नहीं आ रही। ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत हरियाणा की अलग अलग विधानसभाओं में मिल सकता है, लेकिन जीत कितनी संभव होगी, कितने उम्मीदवार जीतेंगे, इसका बहुत ज्यादा आकलन नहीं लगाया जा सकता। लेकिन ये जरूर है कि 2 से 4 सीटें आम आदमी पार्टी ले सकती है, ऐसी चीजें निकल कर आ रही है। लेकिन अभी जो है बहुत मुश्किल जो है रण हो गया है और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस का ही मुकाबला सामने है। बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और खास तौर पर हरियाणा में जो आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन में किस तरह का माहौल वहां पर दिखेगा वो भी आपने देखा। तो आपको बता दें कि हरियाणा में चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है, कांग्रेस पर जमकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने जो है वो कांग्रेस पार्टी को किसान विरोधी करार दिया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से आज चुनाव प्रचार का सिलसिला हरियाणा में थम जाएगा, इसी बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर जो कि फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, पार्लियामेंट में एमपी रह चुके हैं, इससे पहले उन्होंने यहाँ पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने किसानों को, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को किसान विरोधी करार दिया है। साफ तौर से उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने किसानों के हित में कोई भी काम नहीं किया और जितनी भी स्कीम्स यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकाल में लाई वो कहीं ना कहीं किसान विरोधी रही हैं। इसी बीच में और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप ये सुनिए। कांग्रेस कभी सपने में भी नहीं सोच सकती जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और साथ ही साथ दुनिया भर में जब खाद और यूरिया के दाम पिछले 3-4 वर्षों में बढ़े, हमने कोई दाम भारत के किसानों पर खाद और यूरिया का नहीं बढ़ने दिया। लाखों करोड़ रुपए की सब्सिडी मोदी सरकार ने दी है। और यही नहीं, मेरे कुछ सवाल श्रीमान खड़गे जी, राहुल गांधी जी और हुड्डा जी से हैं, क्योंकि किसान विरोधी कांग्रेस है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई, 2006 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं किया। मेरा दूसरा सवाल है कि अगर हुड्डा जी ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर्स के अगर अध्यक्ष थे तो उन्होंने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कराकर किसानों को उनका हक क्यों नहीं दिलाया। मेरा तीसरा सवाल है, एमएसपी की लीगल गारंटी कांग्रेस ने 8 साल में क्यों नहीं बनाकर दी। मेरा चौथी सवाल है कि कांग्रेस ने आखिरकार
10 साल में मात्र 5.5 लाख करोड़ रुपए की खरीद क्यों की, जबकि मोदी सरकार ने 10 साल में 18,28,000 करोड़ रुपए की एमएसपी पर खरीद की है। पांचवा, कांग्रेस का बजट 2014 में कृषि का 27,000 करोड़ 25,762 करोड़ था। हमारा इस साल का बजट 1,27,000 करोड़ है, 1 लाख करोड़ ज्यादा है। मेरा 6वां सवाल, सम्मान निधि जीरो क्यों थी कांग्रेस के समय? हम हर साल लगभग 66,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों को सम्मान निधि में देते हैं। मेरा 7वां सवाल, कांग्रेस के जमाने में खाद और यूरिया की कमी क्यों रहती थी? आज हमने खाद और यूरिया की कोई कमी नहीं और खाद और यूरिया के हमने दाम भी नहीं बढ़ने दिए। मेरा 7वां सवाल हुड्डा जी और कांग्रेस से ये है, किसानों की जमीन हड़पने का काम कांग्रेस ने क्यों किया था? औने पौने दाम में खरीद क्यों की? और मुआवजा भी मात्र 2 रुपये मिला। किसी किसान को अगर 500 रुपये मिला तो उसको 1000 रुपये में पहले बैंक खाता खुलाने के लिए कई बार चक्कर काटने पड़े। हुड्डा जी, राहुल जी, खड़गे जी, आपको किसानों को जवाब देना होगा कि आपकी सरकार में खाद की कमी के कारण इन पर लाठियां बरसाई जाती थी। और मेरा खड़गे जी से विशेष रूप से सवाल है कि आपके अपने राज्य कर्नाटक में 1200 किसानों ने आत्महत्या की है, 1200 किसानों ने आत्महत्या की। खड़गे जी, आप 1200 किसानों के घरों में क्यों नहीं गए? और उन 1200 किसानों को मदद के रूप में कांग्रेस ने क्या दिया? श्रीमान राहुल गांधी जी 1200 किसानों के घरों में क्यों नहीं गए? आज हरियाणा में आकर उनको किसान याद आता है, जहां के किसान को खुशहाल करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, लेकिन कर्नाटक में मरने पर मजबूर इन्होंने किया। क्यों नहीं खड़गे जी और राहुल गांधी जी हिमाचल के किसानों के पास गए, जिनको चुनावों से पहले 10 गारंटियां देकर कहा था कि सेब की और जो ऐसे फल हैं उनकी मुंह मांगे दाम दिए जाएंगे फसलों के। सेब वालों को अपनी फसलें पानी में पिछले साल बहानी पड़ी। राहुल गांधी जी और खड़गे जी कहां गायब थे? हिमाचल प्रदेश में 10 गारंटियां इन्होंने दी और 10 की 10 फेल हुई, कोई अभी तक पूरी नहीं हुई। किसानों से 2 रुपए किलो गोबर खरीदना था, नहीं खरीदा। 100 रुपए लीटर दूध खरीदना था, नहीं खरीदा। एक भी किसान से नहीं खरीदा, एक भी किसान से नहीं खरीदा। अनुराग ठाकुर इस वक्त सुन रहे थे आप उनको, कांग्रेस को उन्होंने निशाना साधा है, कांग्रेस को उन्होंने किसान विरोधी बताया है और कांग्रेस ने किसानों के खिलाफ काम किया है और किसानों ने कांग्रेस की ही सरकार में कई आत्महत्याएं की हैं। आंकड़ा भी इन्होंने बताया, 1200 किसानों ने कांग्रेस के दौर में आत्महत्या की है। तो इन्होंने सवाल पूछा है कांग्रेस से कि आखिर आपके बड़े नेता किसानों के घर क्यों नहीं जाते, आप क्यों किसान विरोधी नीतियों को जमीन पर लाते हैं। आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, चुनाव से पहले नेताओं की बयानबाजी तेज हो गई है। अब बयानबाजियां जो हो गई हैं वो शुरू हैं। यूबीटी नेता संजय राउत ने एक बयान दिया है इन चुनाव से पहले। क्या होता है वोट जिहाद, ये संजय राउत ने कहा है, पूछा है, सवाल पूछा है, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं। इसी साल के अंत में संभवतः महाराष्ट्र के अंदर चुनाव होंगे। उसके लिए जब चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान होगा उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर महाराष्ट्र में और झारखंड में क्या एक साथ चुनाव होंगे या अलग अलग दोनों राज्यों में चुनाव होंगे। लेकिन संभवतः ये दोनों राज्यों में एक ही जो दौरान में चुनाव हो सकते हैं। यूबीटी नेता संजय राउत ने डिप्टी सीएम से सवाल किए हैं। उन्होंने कहा है, पूछा है क्या होता है वोट जिहाद। उन्होंने और भी क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाएंगे। सब उनके क्या होता है वोट जिहाद, मुझे बताइए। इस देश में, इस देश का नागरिक है, मुसलमान है, जैन है, पारसी है, हाँ हिंदू है। अगर इस देश के नागरिक है और वो वोट करते हैं, अगर आपको वोट करता है तो चलता है क्या? अगर ये वोट जिहाद की बात है तो आपने मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक का कानून क्यों लाया भाई? क्यों लाया? आपको और समाज के लोग देते हैं तो उसको क्या कहेंगे आप? अब महाराष्ट्र में गुजरात के लोग देते हैं बीजेपी को, ऐसा हमको पता चलता है, तो आप उनको क्या कहेंगे? गुजरातियों का वोट जिहाद कहेंगे? और भी समाज के लोग आपको वोट देते हैं। क्या चला इस देश में? आप इस देश को फिर एक बार तोड़ना चाहते हैं फडणवीस जैसे लोग? हाँ, ये गांधी का देश है ना। कल
प्रधानमंत्री ने गांधी के ऊपर बहुत बड़ा प्रवचन दिया है, आप देखिए, और बोलते हैं हम सब लोग गांधी विचार से अलग हो गए। तो आप कहाँ गांधी विचार मानते हो? आप कहाँ? ये होड़ जिहाद वगैरह ये सब उनके दिमाग का कचरा है। क्या होता है होड़ जिहाद, मुझे बताइए। इस देश में, इस देश का नागरिक है, मुसलमान है, जैन है, पारसी है, हाँ हिंदू है, अगर इस देश के नागरिक है और वो होड़ करते हैं, अगर आपको होड़ करता है तो चलता है क्या? अगर ये होड़ जिहाद की बात है तो आपने मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक का कानून क्यों लाया भाई? क्यों लाया? आपको और समाज के लोग देते हैं तो उसको क्या कहेंगे आप? अब महाराष्ट्र में, गुजरात के लोग देते हैं। यूबीटी नेता संजय राउत को आप सुन रहे थे, उन्होंने डिप्टी सीएम से सवाल किए हैं। यानी कुल मिलाकर चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, एक दूसरे पर वार पलटवार शुरू हो गया है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। आगे बढ़ेंगे, अब बात होगी किसानों की, और किसानों का आंदोलन अभी भी छुपा नहीं। किसानों का आज रेल रोको आंदोलन होगा। बिल्कुल, आपको बता दें कि पंजाब के 22 जिलों में 50 जगहों पर ट्रेनें जो है वो किसानों द्वारा रोकी जाएंगी और 2 घंटे के लिए ट्रैक पर किसान पहुंचेंगे। और समय भी यहाँ पर तय किया गया है, 12 से दोपहर 2:30 बजे तक ये रेल रोको आंदोलन किसानों का देखने को मिलेगा। किसान नेता जिनका नाम सरवन सिंह है, उन्होंने मोदी सरकार से ये अड़ियल रवैये को छोड़कर एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की मांग की है। साथ ही साथ आपको बता दें कि काफी देर से देरीना मांग जो है वो किसानों की रही है, जिसको लेकर हमने ये भी देखा था कि किसान जो है वो यहाँ पर रेल रोको आंदोलन करते नजर आए। उनके द्वारा सभी बॉर्डर सीज किए गए, शंभू बॉर्डर पर वो पहुंचे थे, किस तरीके से हमने सभी तस्वीरें देखी। लेकिन आज एक बार फिर से किसानों का रेल रोको आंदोलन देखने को मिलेगा। पंजाब के 22 जिलों में 50 अलग अलग जगहों पर ये रेल रोको आंदोलन जो है वो देखने को मिलेगा। इसी बीच में एमएसपी सहित अन्य मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और पंजाब के 22 अलग अलग जिलों में 50 जगहों पर ट्रेनें जो है वो रोकी जाएंगी। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की और साथ ही साथ किसानों और मजदूरों के कर्ज माफ करने की मांग लगातार किसानों द्वारा की जा रही है। और अब एक बार फिर से आज 22 जिलों में 50 जगहों पर ट्रेन जो है वो रोकी जाएगी और 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे यानी 2 घंटे का ये समय सीमा तय की गई है। 2 घंटे के लिए जो किसान है वो यहाँ पर ट्रेन की पटरियों पर पहुंचेंगे और रेल रोको आंदोलन को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और रेल रोकने का प्रयास इन पंजाब के जो तमाम किसान हैं या फिर एडजॉइनिंग जो इलाके हैं, जो आसपास के क्षेत्र है, हरियाणा है, पंजाब है, उन किसानों द्वारा यहाँ पर रेल रोको आंदोलन को यहाँ पर किया जाएगा। इस बीच हमारे साथ पंजाब से ब्यूरो चीफ नवदीप छाबड़ा ज्वाइन कर चुके हैं। नवदीप, आप बताइएगा, देरीना मांग यहाँ पर किसानों की एक बार फिर से रेल रोको आंदोलन को आज अंजाम देने जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जिसपन के लगातार किसान पंजाब के अंदर आंदोलन इस तरीके से करते रहे हैं और क्योंकि अब पंजाब के अंदर धान का कटाई का सीजन भी जो है वो शुरू हो चुका है और उस लिहाज से ये आंदोलन जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि एमएसपी की कानूनी गारंटी का मुद्दा हो या फिर दिल्ली आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मौत हुई थी, किसान उनको शहीद मानते हैं, उनके परिवारों को सरकारी नौकरी देने का मांग हो, इसके अलावा जो किसानों के ऊपर कर्जा है उसकी माफी को लेकर मांग हो या फिर सब्सिडी के अलग अलग मुद्दे हैं। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज पंजाब के अलग अलग जो यूनियन है किसानों की, उन्होंने रेल रोको आंदोलन का जो है आह्वान किया था। करीब 12 बजे से ये आंदोलन जो है पंजाब के अंदर जो जानकारी मिल रही है कि करीब 39 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जहां पर किसान जो है आज प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। रेल रोको आंदोलन जो है वो नजर आएगा और इसी वजह से पंजाब के अंदर करीब 50 के आसपास जो ट्रेनें हैं वो भी इस रूट पर कहीं ना कहीं प्रभावित जो है रहेंगी, चाहे वो दिल्ली से अमृतसर का रूट रहे, चाहे वो अंबाला कैंट हो, चाहे वो लुधियाना हो, चाहे वो जलंधर, फिलौर, कपूरथला, ये तमाम ऐसे रेलवे रूट हैं जिसका जो आज है 2.5 घंटे के लिए प्रभावित रहेंगे। किसानों ने जो कॉल दी है उसके मुताबिक 12 बजे किसान जो है रेलवे चक्का जाम करेंगे और 2:30 बजे तक वो रेलों की पटरियों पर बैठे रहेंगे। नवदीप, सिर्फ पंजाब ही नहीं, आसपास के जो यहाँ पर स्टेट्स और यूटीज है, हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु, तमाम जो इलाके हैं वहां पर भी इस रेल रोको आंदोलन का असर देखने को मिलेगा।
देखिए, आह्वान जो है वो नेशनल स्तर पर है अलग अलग यूनियन ने, लेकिन देखना होगा क्योंकि हमेशा जब हम देखते हैं किसानों की तरफ से जब राष्ट्रीय स्तर पर कॉल की जाती है तो ज्यादातर असर वो पंजाब, हरियाणा, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र के अंदर चीजें देखने को मिलती हैं। साउथ के अंदर बहुत कम ऐसे प्रदर्शन या फिर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन देखना होगा पंजाब के अंदर तो अलग अलग यूनियन की कॉल जो है हमेशा से सफल रही है, जितनी बार उन्होंने आंदोलन की कॉल की है। लेकिन बाकी राज्यों में कैसे असर देखने को मिलता है, कितने किसान इकट्ठा हो पाते हैं, किस तरीके से रेलवे ट्रैक जाम किए जाते हैं, ये तस्वीरें नवदीप जी, 12 बजे पहले से भी आना शुरू हो किसानों जाएंगी। और सरकार के बीच कई बार बातचीत हुई, कई चीजों पर सहमति भी बनी, असहमति भी सामने आई, लेकिन सरकार ने ये साफ कर दिया है कि एमएसपी हम नहीं दे पाएंगे ज्यादातर जो किसानों की मांग है। उस पर सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। उसके बाद ये भी कहना है बीजेपी का कि एक राजनीति से प्रेरित आंदोलन है। अब चुनाव का समय है हरियाणा के अंदर, तो क्या उसे इस दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है कि एक राजनीतिक जो प्रेरित आंदोलन पूरा पिछले कई दिनों से चला है, लोकसभा चुनाव से पहले भी चला, जिसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा, तो क्या उसे उस दृष्टिकोण से देखा जा सकता है? जाहिर सी बात है 5 तारीख को हरियाणा के 90 सीटों पर वोटिंग होनी है और आपने देखा होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी किसानों को लेकर बयान दिया था कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो नकली किसान है, असली किसान नहीं है। जो असली किसान है वो खेतों में अपना काम करता है, वो सरकार के साथ है, मोदी सरकार की नीतियों को पसंद करता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंजाब हो चाहे हरियाणा हो, किसान आंदोलन का असर कहीं ना कहीं बीजेपी की राजनीति पर जरूर पड़ा है और उसका खामियाजा भी बीजेपी को भुगतना पड़ा है। आपने लोकसभा के अंदर देखा कि हरियाणा के अंदर कई सीटें जो है बीजेपी को इसी वजह से गंवानी पड़ी थी। तो जाहिर सी बात है कि विधानसभा के अंदर भी अब किसान आंदोलन का असर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से किसान इकट्ठा हो रहे हैं, किसानों की डिमांड जो है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब के किसानों की जो मुद्दे हैं वो लगभग एक जैसे हैं। लेकिन नवदीप जी, किसानों के जो तमाम मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दे हैं, क्या ये जायज मुद्दे हैं? और अगर कृषि से जुड़े जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, जो इसको जानते हैं, सही ढंग से इसका आकलन करते हैं, क्या वो भी बताते हैं कि ये जायज मांगे हैं, इन पर किसानों को आंदोलन करने चाहिए, ये मुमकिन है सरकारों द्वारा, ये दिया जा सकता है? देखिए, करीब 26 फसलों पर एमएसपी और उस एमएसपी पर कानूनी गारंटी जो है या उसको कानून बनाने की मांग एक लंबे समय से हो रही है। आपको याद होगा जब 3 कानून पास हुए थे, निजीकरण, जब खेतीबाड़ी का करने का प्रयास था, जब दिल्ली के अंदर विश्व का सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ था, तब हमने तस्वीरें देखी थी। यही कारण है कि उस वक्त सरकार ने जब आंदोलन वापस कराने के लिए कानून तीनों वापस लिए थे, तब एक भरोसा जो था वो दिया गया था कि आने वाले समय के अंदर किसानों की समिति बनाकर जो है एमएसपी को कानूनी दायरे में लाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही। बहुत सारा जो लोग हैं वो इस पर बटे हुए हैं। नवदीप, आखिरी सवाल आपसे, सिर्फ एमएसपी ही नहीं 12 अन्य मांगे भी यहाँ पर किसानों की हैं। तो जिस तरीके से अगर हम बात करेंगे सरकार की, तो अगर कुछ हद तक इन मांगों को पूरा किया जा सकता है तो कहीं ना कहीं किसानों तक राहत जरूर पहुंच सकती है। देखिए, हर साल एमएसपी को लेकर जो है वो एक प्रशासनिक फैसला जो है वो कैबिनेट की तरफ से आता है जब एमएसपी के रेट बढ़ाए जाते हैं। लेकिन पंजाब और हरियाणा, क्योंकि शीतल चीजें ये है कि पंजाब और हरियाणा के अलावा किसी भी स्टेट के अंदर मजबूत मंडीकरण नहीं है और यही कारण है किसान चाहते हैं कि मजबूत मंडीकरण होना चाहिए, एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए। क्योंकि पंजाब में अगर गेहूं और धान पे अगर एमएसपी मिलता है, लेकिन बाकी फसलें चाहे वो दालें हैं या करीब हम कैसे जो 23 बाकी फसलें हैं, 21 बाकी फसलें हैं, उस पर एमएसपी नहीं मिल पाता। इवन के कपास और गन्ने पर भी पर्याप्त एमएसपी बाकी राज्यों के अंदर नहीं मिल पाता। यही कारण है कि किसान चाहते हैं कि जो एमएसपी की गारंटी दी जाती है, जो एमएसपी की घोषणा की जाती है, वो इम्प्लीमेंट, उसके लिए मंडीकरण व्यवस्था बाकी राज्यों के अंदर भी बराबर होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का है। बाकी सब्सिडी के मुद्दे हैं, जो आपराधिक मामले दर्ज हुए किसानों पर, वो बड़े मुद्दे हैं। सरकारी जॉब को लेकर मुद्दा है, वो अलग रहता है। बाकी स्टेट के अलग अलग। ठीक है नवदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका ये तमाम जानकारी के लिए। नवदीप जी ब्यूरो चीफ पंजाब से हमारे साथ बने हुए थे, जिन्होंने किसानों की इस आंदोलन को लेकर तमाम जानकारियां दी हैं। ये आंदोलन अगर और भी उग्र होता है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी चुनौती भी सरकार के सामने खड़ी हो सकती है। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।